हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अक्टूबर महीने करंट अफेयर्स में। अक्टूबर महीने करंट अफेयर्स थोड़ा सा लेट हो गया है, इसके लिए माफी चाहते हैं हम। बट वी विल स्टार्ट। ठीक है। सो पहला जो सेगमेंट रहता है हमारा, दैट इज ग्लोबल मिरर, यानी कि जहाँ पे हम दुनिया की खबरें कवर करते हैं। तो इसमें से पहली खबर है कि तिमोर लास्ते जो एक देश है, इसको आसियान का 11वां मेंबर बना लिया गया है। अभी तक आसियान में 10 मेंबर हुआ करते थे। ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, जहाँ पे मलेशिया इंडोनेशिया वगैरह पड़ते हैं, वहाँ के कंट्रियों का 10 कंट्रियों का समूह था। उसमें से अब उन्होंने 11वां देश जोड़ लिया है। छोटा सा देश है तिमोर लास्ते, आइलैंड नेशन है बेसिकली। और ये मीटिंग हुई थी कहाँ, कुआलालंपुर में। 47th मीटिंग थी और इसमें इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम तिमोर लास्ते को भी जोड़ेंगे। तो अब आसियान 11 देशों का समूह बन चुका है। ठीक है। इसराइल और हमास, इनके बीच सीज फायर हो गया है। काफी दिन से वॉर चल रहा था जिसमें गाजा में बहुत सारे बच्चे और बहुत लोग मारे गए हैं। तो उसमें अब वही वही यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जी ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है और लीडरशिप रोल किया है भाई। हालांकि इनके अलावा इजिप्ट, कतर एंड इजिप्ट, कतर और कतर भी शामिल हैं। तो इन्होंने बेसिकली सीज फायर कराया है। सो यहाँ पे पार्शियल ट्रूप विड्रॉल वगैरह हो जाएगी, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर हो जाएगा थोड़ा। होपफुली हॉस्टेज सिचुएशन वगैरह ठीक रहेगी। ठीक है, तो सीज फायर हो गया, इंपॉर्टेंट ये है। अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केयर स्टारमर, ठीक है, लेबर पार्टी के हैं। तो अभी क्या हुआ है, इंडिया यूके स्ट्रेटेजिक आउटकम, कुछ ये इंडिया आए थे और इंडिया में आके कुछ इनसे डील हुई है, कुछ बातचीत हुई है, तो उसमें से कुछ चीजें निकली हैं। जैसे 12 मेजर आउटकम है, 12 मेजर आउटकम्स हैं। अब ये है कौन कौन से, इनमें याद करने की जरूरत नहीं है, मोस्टली ये सब वही होते हैं। एआई हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, ये सब चीजें रहती हैं। तो इनके याद करने की जरूरत नहीं, बस 12 हमने उनसे आउटकम निकाले हैं हमारी बातचीत में। ठीक है। और उसमें से एक फोकस किस पे? सेटा रेटिफिकेशन पे, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। तो इस पे ये जॉइंट स्टेटमेंट आया, तो उसमें बात हुई, ये भी हुई भी थी कि सेटा को रेटिफाई किया जाएगा बीच दोनों देशों के बीच में उस दिन में। ठीक है। और अभी क्या हुआ है, 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क साइन हुआ है किसमें? विद यूएसए। किसने साइन किया? इंडिया ने। हुआ कहाँ पे? कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर क्या, मलेशिया की राजधानी है। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, और यूएस के जो वहाँ यूएस डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, उनका नाम है पीटर हेक्सेथ। तो ये नाम ध्यान रखना है, पीटर हेक्सेथ हैं यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी फिलहाल। 10 साल का हिस्टोरिक फ्रेम एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और उनके बीच में, जिसमें जॉइंट टेक्नोलॉजी शेयरिंग एंड एवरीथिंग होगा। ठीक है। इससे पहले भी हमने जो 4 मेजर कॉम्प्रिहेंसिव जो एग्रीमेंट्स थे यूएस से, वो साइन किए हुए हैं, जो बेका, कॉमकासा वगैरह। सो ये उसी कड़ी में समझ लो आगे वाला काम है। अब भूटान से इंडिया को रेल लिंक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 3 प्रोजेक्ट के लिए अभी किया है, और उसमें 4,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। ठीक है। तो कोकराझार, गलेपू एंड बनारहाट समस्ते, ये रेल लाइनें हैं जो भूटान में, इंडिया भूटान को लिंक करेंगी। ठीक है। इससे ट्रेड, और ऑब्वियसली भूटान से हमारा बहुत अच्छा संबंध है, तो उस संबंध में और बेहतरी आएगी। अब इंडिया को इलेक्ट किया गया है किसमें? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल में इलेक्ट किया गया है। क्लियर? UNGGIM रोल के लिए को चेयर बनेगा इंडिया। क्या है? यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, एशिया पैसिफिक के लिए, फॉर 3 इयर्स। ठीक है। हाईलाइटिंग लीडरशिप, मतलब अब दुनिया में इंडिया का लीडरशिप रोल के लिए समझ लो कुछ इंपॉर्टेंस है। तो अब ICAO काउंसिल में इलेक्ट हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए बस। इस पूरी खबर में कि हम इंडिया को इलेक्ट किया गया 3 साल के लिए, बात खत्म। अब यूएस ऑस्ट्रेलिया, इनकी डील हुई है किसमें? क्रिटिकल मिनरल में। आप जान रहे हो क्रिटिकल मिनरल इस समय दुनिया के लिए सही में क्रिटिकल नहीं है, और इनकी सप्लाई पूरी कंट्रोल करता है कौन? चाइना, हमारा नालायक पड़ोसी। ठीक है। तो अभी यूएस और पूरी दुनिया ऑलमोस्ट चाइना पे डिपेंडेंट है। सो इसके लिए बहुत सारा मिनरल ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो ऑस्ट्रेलिया ने प्रॉमिस किया है कि हम बहुत सारा निकाल के देंगे। तो यूएस ने ऑस्ट्रेलिया से डील किया है कितनी? $8.5 बिलियन की। कि ये कोई डील है ताकि ये सब ऑस्ट्रेलिया इनको निकाले और निकाल के प्रोवाइड कराए। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल मिनरल्स। आप ये समझ लो कि डिफेंस से लेके आपके आपका जो फोन है ना, आप जिस लैपटॉप में देख रहे हो, हर जगह यूज होता है क्रिटिकल मिनरल। और इन पे ऑस्ट्रेलिया, चाइना का बहुत बड़ा डोमिनेंस है। तो उस डोमिनेंस को तोड़ने के लिए यूएस बहुत दिन से प्रयास कर रहा है, और इवन इंडिया को भी प्रयास करना चाहिए था। इंडिया ब्राजील स्ट्रेटेजिक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी अलायंस बनाए। ठीक है। तो यही होगा बूस्ट बायलैटरल कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो नॉर्मल होता है। बट हुआ किस देश के साथ है? ब्राजील के साथ। तो ये आपको याद रखना है, पूछा सकता है कि किस देश के साथ हुआ था। अभी काबुल में क्या था, जब से तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, तब से इंडियन वहां पे टेक्निकल मिशन था हमारा सिर्फ। ठीक है। हमारी एम्बेसी नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम उनकी गवर्नमेंट को मान्यता नहीं देते थे, तो हमने एम्बेसी अपनी हटा दी थी। अभी वहाँ के विदेश मंत्री इंडिया आए थे, अफगानिस्तान के। ठीक है। तो उसका काफी इवेंटफुल विजिट रही है वो। तो उस विजिट में डिसाइड किया गया कि अब एम्बेसी, फुल एम्बेसी रहेगा वहाँ पे हमारा। मतलब इंडिया और अफगानिस्तान जो तालिबान गवर्नमेंट है, उसके रिश्तों में इंप्रूवमेंट आ रहा है। और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर जी, इन्होंने सपोर्ट प्लेस भी किया है कि हम हेल्थ केयर और काउंटर टेररिज्म वगैरह पे सपोर्ट करेंगे आपका। क्लियर?
जैसा कि नॉर्मली जब देशों में होता है, जब बातचीत होती है इस तरह की। अब अगला सेगमेंट रहेगा, अगला सेगमेंट है नेशंस पल्स, यानी कि जिसमें देश की खबरें रहती हैं, गवर्नेंस पॉलिटिकल वगैरह की। ठीक है। सो इंडिया का क्या हुआ है, इंडिया को अनअपोज्ड यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए 3 साल के लिए टर्म के लिए अपॉइंट किया गया है। अनअपोज्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ अपॉइंट किया गया, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए वो किया गया है। क्लियर। पीएम मोदी ने एक सिक्का लॉन्च किया है, 2 सिक्के लॉन्च किए हैं कुछ कुछ बीच कुछ दिनों में। तो एक सिक्का है जो कि आरएसएस के 100 साल हो गए हैं, इसके लिए लॉन्च किया गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और एक दूसरा सिक्का है, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, 150 रुपए का कॉइन, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इवन पूछा तो ये भी जा सकता है, बट ऑब्वियसली दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है। केरला ये पहला स्टेट बन चुका है इंडिया में जिसने एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी कि एक्सट्रीम जो $1 से भी कम में लाइफ जी रहे हैं, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर दिया है ना। केरला में अब कोई एक्सट्रीम गरीब नहीं है। तो ये बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। ठीक है। ओके, उसके बाद एनएससी सीड प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि 1 टन पर आवर प्रोसेसिंग करेगी। नेशनल सीड कारपोरेशन मतलब होता है एनएससी का, ठीक है। तो ये पूसा कॉम्प्लेक्स में इनॉग्रेट करी गई। पूसा कॉम्प्लेक्स कहाँ है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में है पूसा कॉम्प्लेक्स। ये किसान मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो गवर्नमेंट का सेटअप है, उसका समझो ये सेंटर है। बहुत पहले डलहौजी के टाइम पे ये बना था। पहले ये बिहार में होता था, फिर बाद में इसको दिल्ली शिफ्ट किया गया था। आत्मनिर्भरता इन पल्सेज, इंडिया पल्सेज का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। पल्सेज एंड ऑयल सीड्स, ये दो हमारे लिए बहुत बड़ा मेजर हेडक है। जबकि पल्सेज इंडिया शायद सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर भी है, सबसे बड़ा, पर सबसे ज्यादा कंज्यूमर भी है। तो हमको बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आत्मनिर्भर बनना है, इसके लिए एक मिशन चलाया जा रहा है, जो 2025 से 31 तक चलेगा। ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, कब से चलेगा, 25 से स्टार्ट होके 30 तक जाएगा। ठीक है, सॉरी 31 तक जाएगा। इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 11,000 करोड़ रुपए कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जितना एमएसपी किसान, मतलब जितना किसान पैदा करेंगे दालें वगैरह पल्सेस वगैरह, सारी की सारी खरीदने का प्लान है। मतलब 100% एमएसपी प्रोक्योरमेंट होगा। क्लियर है। तो इंडिया का मिशन आत्मनिर्भर चल रहा है पल्सेस में। इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन आपको याद रख लेना है। और इसमें 100% एमएसपी का प्रयास किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। और 11,000 करोड़ रुपए याद रख लेना। ठीक है। उसके बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसने क्या किया है, एवीएसी यानी एकाउस्टिक व्हीकल अलार्मिंग सिस्टम मैंडेटरी कर दिया है 2000 अक्टूबर 27 से, जो नए ईवी व्हीकल्स आएंगे। ठीक है। ईवी व्हीकल्स कौन से होते हैं, जो बैटरी पैक से चलते हैं। तो उनमें क्या होता है, आवाज नहीं होती, जैसे नॉर्मल जो आइस इंजन यानी कि पेट्रोल डीजल वाले, इनमें क्या है, आवाज होती है इंजन की। तो जब ये जाते हैं तो आप आसपास जो कोई है तो उसको पता चल जाता है, कोई पैदल जा रहा है तो। पर इन गाड़ियों में पता नहीं चलता, इन गाड़ियां इतनी साइलेंट चलती हैं इलेक्ट्रिक वाली, कुछ भी पता नहीं चलता। तो अभी गवर्नमेंट का ये मैंडेट है कि आपको आर्टिफिशियली वो सिस्टम लगाने हैं, ये अकॉस्टिक व्हीकल सिस्टम, मतलब आर्टिफिशियल स्पीकर होंगे, जो कि गाड़ी चल रही है इसकी आवाज देंगे बाहर के, ताकि कोई आदमी पैदल जा रहा है तो उसको पता चले कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। इसका पर्पज ये है, सेफ्टी बढ़ाने के लिए काम किया गया है। ठीक है। एंड अदर अदर वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जो कि बहुत हिस्टोरिकल हो गया था, 23% हो गया 17-18 में, ये 23-24 में बढ़ के अगेन 42% पे आ गया है ना। एंड दिस इज द हाईएस्ट जंप, मतलब अगेन अमंग मतलब ब्रिक्स में देशों में सबसे बड़ा उछाल है ये। अब ये मत समझना कि सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा नहीं है, बस सबसे, हमारा ऑलरेडी बहुत कम हो गया था, ब्रिक्स में शायद सबसे कम था। तो 23% पहुंच गए थे, तो 42% हो गया है। लिटिल रिस्पेक्टेबल मतलब, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है स्टिल की, और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है इसमें, है ना। तो इंडिया और फाओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये डब्ल्यू सॉरी यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो 80 साल का जो पार्टनरशिप इनसे हमारी हो चुकी है अभी। तो 80 साल इनका मेंबर है हम लोग, फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर वगैरह पे ये राय देते हैं अपनी। ठीक है। लॉ मिनिस्ट्री ने काम किया कि कुछ नोटरी लिमिट्स बना दिए हैं, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड। मतलब आप कुछ भी जब डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रस्तुत करते हो तो आपको एक नोटरी एडवोकेट के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, जो कि अपने सामने करके देता है। तो पहले कम होते थे, अभी कुछ और बढ़ा दिए हैं कि अभी ये लोग और थोड़े बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नोटरी एडवोकेट हो सकते हैं यहाँ पे। ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर नहीं है, बस हम पढ़ लो, ज्यादा कर लो। यूनाइटेड जो यूनियन गवर्नमेंट है इसने 730 करोड़ रुपए लॉन्च किए हैं, दिए हैं सॉरी, गुजरात और हरियाणा के लिए, किसमें, रूरल लोकल बॉडीज, यानी कि जो सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम है हमारे यहाँ, जो थर्ड टीयर गवर्नमेंट बोलते हैं इसको, पंचायती राज सिस्टम। तो वहाँ की रूरल लोकल बॉडीज को पैसा दिया गया है। ये कहाँ पे, गुजरात और हरियाणा में। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट इज जहाँ पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उन पे थोड़ा इंपॉर्टेंस देख लेते हैं क्या है। तो एक साइक्लोन है मोन्था, मोन्था साइक्लोन है। ये आया कहाँ था, आंध्र प्रदेश में आया था। ठीक है। और एक काकीनाडा और कलिंगपट्टनम के बीच में लगभग इसका जो विंडफॉल हुआ, विंडफॉल मतलब कि जैसे ये है इंडिया, तो ये पानी है बे ऑफ बंगाल। तो जब यहाँ से आ रहा है तो वो किस जगह पे पहले लैंड करता है, दिस इज कॉल्ड, कि यहाँ पे लैंडफॉल हुआ उसका, साइक्लोन का, है ना।
तो साइक्लोन का यहाँ पे लैंडफॉल हुआ, काफी बड़ा साइक्लोन था, हालांकि हमने काफी बढ़िया काम किया है इसमें। इसमें हमारा जो मतलब नुकसान है वो बहुत कम हुआ है। ठीक है, तो वो काफी तेज था, ये 90 से 100 किलोमीटर हर की स्पीड से हवाएं चल रही थी। तो साइक्लोन मोन्था आपको याद रखना है, आया कहाँ से? बे बंगाल से। और आया था कहाँ? आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? इसके पहले एक मीटिंग मीटिंग भी हुई है काफी, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज में था ये, साइक्लोन मोन्था है। ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश ने एक कोल माइन खोजी है। ठीक है, कोल माइन है ये। तो ये पहली कमर्शियल कोल माइन इनकी, इसके पहले भी वहाँ कोल माइन वगैरह हुआ करती थी, लेकिन उनसे क्या है, इलीगल माइनिंग हो रही थी। ठीक है, तो ये पहली कमर्शियल कोल माइन है जिसको आप कमर्शियल तरीके से कोयला निकाला जाएगा। और उम्मीद है कि इसमें 1.5 करोड़ टन रिजर्व है यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम याद रखना है आपको, नाम है नामचिक नामफुक। नामचिक नामफुक ये नाम है इसका, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, नामचिक नामफुक है। ये एक अरुणाचल प्रदेश की पहली कमर्शियल कोल माइन है। क्लियर है? अब असम, असम के लिए एक इंपॉर्टेंट खबर है। बोंथू रिलीजन, यानी कि एक बोडो कम्युनिटी है, कहाँ की? असम की है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बोडो कहाँ पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बोडो कम्युनिटी है, इनमें एक ये अलग ही रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, इनकी प्रैक्टिस थोड़ी डिफरेंट है। उसको बोलते क्या है? बोंथू। ठीक है, बोंथू। तो अभी इस बार जो अपकमिंग सेंसस होगा, तो उसमें ऑफिशियली कहा जाएगा कि अगर आपका बोंथू रिलीजन है तो आप लिखवा सकते हो, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उसमें एक बोंथू भी एक ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट एज डिस्टिंक्ट रिलीजन इसको मान्यता दी गई, पहले इनको हिंदू धर्म के अंदर ही कैरेक्टराइज कर दिया जाता था। क्लियर है? अब बिहार में पटना में मेट्रो बन रही है, तो इसका पहला फेज का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है, तो इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो ये क्या हुआ है, अन्वेषा इंटरनेशनल 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 लिटरेचर फेस्टिवल, मानी लिटरेचर का फेस्टिवल हुआ है कहाँ? बिहार में। क्लियर है? तो यहाँ पे 15 से ज़्यादा देशों के जो राइटर्स आए थे, जिसमें 100 से अधिक भाषाओं की किताबें वगैरह थी, जो राइटर्स लोग थे आए थे। ठीक है, कौन सा? उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक चीज हुई है, क्या है? बालोद, बालोद जिला है छत्तीसगढ़ का, ये क्या है, पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पे अब चाइल्ड मैरिजेस नहीं हो रही हैं। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का जिला है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ने मेरी टाइम वीक में बहुत सारा काफी इंपॉर्टेंट गेन किया। एक आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज ये है कि ये क्या है, दगराजपत्तनम। दगराजपत्तनम जगह है जहाँ पे शिप बिल्डिंग क्लस्टर बना जाएगा। क्या होगा? शिप बिल्डिंग क्लस्टर, यहाँ पे शिप्स बनाए जाएंगे, जैसे कि मझगांव, डाक, ये सब जहाँ बनते हैं। तो दगराजपत्तनम जगह है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, और 39,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए इन्होंने, कि लगभग इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। इंडियन मैरीटाइम वीक हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे साइन हुए हैं दगराजपत्तनम में, जहाँ पे अब शिपिंग बिल्डिंग क्लस्टर बनेगा। आपको नाम याद रखना है, दगराजपत्तनम, तो यहाँ है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, फास्ट ट्रैक वुमेन सेफ्टी कोर्स बनाए हैं, मतलब 218 न्यू कोर्स बनेंगे जो वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड फास्ट ट्रैक काम करेंगे। फटाफट सजा सुनाई जाएगी, या फटाफट जो भी मतलब एक्विटल होगा तो एक्विटल हो जाएगा। क्लियर है? उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे जो ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, तो उनके नाम याद रख लेने हैं आपको। लोकवानी है एक, एक है ई सुविधा, एक है ई सेवा, ई परिचय पत्र, सॉरी, देन ई पेंशन, देन IGRS जन सुनवाई। ये जो कार्यक्रम है सब उत्तर प्रदेश के हैं, तो आपसे वैसे पूछा जा सकता है कि ई सेवा या ई परिचय किस स्टेट से संबंधित है, तो वो है उत्तर प्रदेश। क्लियर है? अब उत्तर प्रदेश का जो रोड नेटवर्क है, अभी नया कराए थे, तो अब इसलिए पहले भी था, सेकंड हो चुका है इंडिया में। इंडिया में जो नेशनल हाईवेज की लेंथ के हिसाब से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, दूसरा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि पहला स्थान किसका है। ठीक है, हु इज फर्स्ट? ये मुझे आप लिख के बताओ, कौन से स्टेट का पहला नंबर है इंडिया में नेशनल हाईवेज की रोड लेंथ के मामले में, है ना? ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। नेक्स्ट सेगमेंट इज हु इज वेयर, यानी कि अपॉइंटमेंट्स, जो नेशनल और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स होंगे। ठीक है, तो निर्मल कुमार मिंडा, इनको एसोचैम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ये कौन है? निर्मल कुमार मिंडा, एसोचैम। ठीक है, हर्ष सांघवी, ये गुजरात के नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। हर्ष सांघवी, इनका प्रमोशन होता जा रहा है। ठीक है, खालिद एल अनानी, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये यूनेस्को के न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को के न्यू डायरेक्टर जनरल बनेंगे। ठीक है, देन कैथरीन कोनोली, ये आयरलैंड की नई प्रेसिडेंट बनी है। तकाशी, सॉरी, शनाई तकाशी, इंपॉर्टेंट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बवाल किया इन्होंने। और अभी बीच में चाइना और ताइवान और जापान के रिश्तों में फिर से इशू चल रहे हैं, वो रीजन है कौन? सनई तकाचे। ये जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। ठीक है, थोड़ा राइट विंगर है, थोड़ा हार्श बोलती हैं। ये जो सिंजो अबे थे उनकी समझ लो कि शिष्य हैं बेसिकली, ये सनाई तकाची। ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है, और इन्होंने कुछ एक दो बयान दे दिए थे, उसमें थोड़ा सा इशू हुआ था। क्लियर है? तो इसलिए न्यूज़ में थी, तो ये याद रखना है आपको। देन एंड्रयू पार्सन्स, ये बने हैं क्या,
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है उसके नए प्रेसिडेंट रीइलेक्ट किए गए हैं। पहले प्रेसिडेंट थे, यही रीइलेक्ट कर दिए गए हैं। कहाँ से ये है ब्राजील से, ठीक है, ब्राजील से। क्लियर है। और उसका सेबेस्टियन लोकोर्नु, ये फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इस साल में शायद दो तीन दूसरे तीसरे हैं, ठीक है। जो इमानुएल मैक्रोन है वहाँ के प्रेसिडेंट, वो बीच बीच में कुछ भी अनपॉपुलरिटी बढ़ती है तो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दे रहे हैं अभी। अगला न्यूज है मडागास्कर। इन्होंने क्या किया है, पहले आर्मी जनरल थे, आर्मी जनरल नाम क्या है, रुपिन फॉर्चुनेटे जाफिक शाम्बो, इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। मतलब पहले आर्मी जनरल थे, अब ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, है ना। धीरे धीरे मिलिट्री डिक्टेटरशिप का रास्ता खुल रहा है, ठीक है। पैट्रिक हरमाइने, ये सेशल्स के प्रेसिडेंट बने हैं। तो पैट्रिक हरमाइने सेशल्स के प्रेसिडेंट बने, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट खबर है, पाउल बिया, वेरी इंपॉर्टेंट, 92 साल के हैं ये पाउल बिया। ये कैमरन का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए हैं, समझ रहे हो। 92 साल का आदमी है ये, वहां का प्रेसिडेंट बना है। अभी 3 4 साल 5 साल और जो सर्व करेगा। तो समझे, दुनिया के ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट बन चुके हैं। नाम क्या है इनका, पाउल बिया। क्लियर है। रोड्रिगोज पाज, ये बोलिविया के प्रेसिडेंट बने हैं, है ना। ये पाज वगैरह जो नाम होते हैं ये बोलिविया से ही होते हैं, थोड़ा नामों से पकड़ने का प्रयास किया करो। ये जो पाज वगैरह इस तरह नाम होते हैं ना, ये सब ये वहीं की लैंग्वेज है। अगला, दान काज, ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बने कहा आईएमएफ में, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ, ठीक है। राजीव वर्मा, इनको चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया दिल्ली का। अपूर्व शेठ, इनको इंडिया क्रेडिट हेड बनाया गया, किसमें, ब्लैक स्टोन में। ब्लैक स्टोन एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। तो वहां पे अपूर्व सेठ को बनाया गया, क्या इंडिया का जो क्रेडिट हेड है वो उनको बना दिया गया है। बेसिकली बैंकिंग और क्रेडिट कंपनी है ब्लैक स्टोन। तरुण गर्ग, तरुण गर्ग किससे रिलेटेड, हुंडई से। हुंडई इन्होंने क्या, इन्होंने इनको बनाया है सीओओ ऑफ हुंडई मोटर इंडिया, यानी कि चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर ऑफ हुंडई, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर एंड हेड ऑफ हुंडई मोटर इंडिया। कौन है, तरुण गर्ग। अनंत गोयनका बनाया गया, मतलब बनाए नहीं गए, बेसिकली इलेक्ट हुए हैं, फिक्की के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं ये, अनंत गोयनका। फिक्की भी इंपॉर्टेंट है देखो। अकई पद्मशाली, ये बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी है जो कि ट्रांसजेंडर राइट्स पे वो काम करती है, उसके ये मेंबर नियुक्त किए हैं। कौन नाम है, अकई पद्मशाली, ठीक है। कार्तिक नारायण, कार्तिक नारायण बने क्या, गूगल के, गूगल कंपनी में चीफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑफिसर ये बनाए गए हैं। कौन, कार्तिक नारायण। गूगल में इंडियंस का काफी लीडरशिप रोल्स में तो काफी रोल है ना। सुंदर पिचाई यहीं से आते हैं। क्लियर है। तो जस्टिस प्रतिभा सिंह क्या बनी है, ये वीपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होते हैं, जजेस होते हैं। कंट्रीज के बीच में आपस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट्स होते हैं, वो सुलझाते हैं। तो उसके एडवाइजरी बोर्ड में इनको शामिल किया गया, इसको, जस्टिस प्रतिभा सिंह जी को। क्लियर है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट अगर अलग खबर है। जस्टिस सूर्यकांत नए चीफ जस्टिस बनेंगे, कौन से, 53वें इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, है ना। तो अभी नेक्स्ट खबर देखते हैं, सोनाली सेन गुप्ता एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी, किसकी, आरबीआई की। क्लियर है। सी एस राजन, ये क्या है, पार्ट टाइम चेयरमैन बनाए गए हैं, किसके, कोटक महिंद्रा बैंक के। नॉट, मे बी नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, जस्टिस सूर्यकांत बनेंगे कहाँ के। और इसके आउटगोइंग चीफ जस्टिस कौन है हमारे, बी एस गवई, ठीक है। तो बी एस गवई साहब अब वापस जा रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहा है उनका, और जस्टिस सूर्यकांत आ रहे हैं। क्लियर है। अब चलते हैं इकोस्फेयर, यानी कि जिसमें इकोनॉमी से संबंधित खबरें अपन देखते थे। क्लियर। सो आरबीआई बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी 2025 प्रोजेक्शन आया है, मतलब कि हर 2 2 महीने में ये लोग मॉनेटरी पॉलिसी पे नया नया लेके आते हैं, कुछ ना कुछ। तो इस बार रेपो रेट चेंज नहीं किया गया, यानी कि जो था पहले ही वही है, 5.5%, कुछ चेंज नहीं है, यानी कि अभी कॉशियस हो रही है आरबीआई, ठीक है। और ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेशन है उसको रिवाइज करके 6.8% कर दिया है आरबीआई ने, कि इंडिया अब 2025 में, 25 26 जो हमारी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें 6.8% की ग्रोथ रहेगी हमारी। क्लियर है। और इन्फ्लेशन हमारा 2.6% रहेगा अप्रोक्सीमेटली। हाँ, एक अच्छी खबर है, इंडिया इंडस्ट्रियल आउटपुट ये 4% से बढ़ा है, ठीक है, सितंबर 25 में। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडस्ट्री में हम अच्छा करने का बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर, इसमें अब अच्छा काम हुआ है, 28% राइज हुआ है, इसलिए ये 4% बढ़ गया है ना। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस ये ध्यान रखना है कि आईआईपी बढ़ा है सितंबर में हमारा। अब यूएन कैबिनेट ने क्या किया है, फर्टिलाइजर सब्सिडी लॉन्च क्या करी है, तो हर साल चलती रहती है, राबी क्रॉप सीजन के लिए कितने, 37,000 करोड़ रुपए मतलब दिए जाएंगे, ठीक। तो फर्टिलाइजर खरीदा जाएगा, इसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलेगी। फिर इंडिया ने अनाउंस किया है क्या, 6.4 ट्रिलियन रुपीस किसके, हाइड्रो पावर प्लान जो होगा जनरेट किया जाए कहाँ, ब्रह्मपुत्रा बेसिन में। बाई कब होगा, 2047 तक। 2047 तक इंडिया 6.4 करोड़ रुपए खर्च करेगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन पे, और हाइड्रो पावर वहां पे डेवलप की जाएगी, बहुत अनटैप्ड रीजन है भी ये।
ठीक है। फिनांस कमीशन एक्सटेंशन, इनको एक्सटेंशन मिल गया है कब तक, 30 नवंबर 2025 तक का एक्सटेंशन मिला है इनको, ताकि ये तब तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, है ना। फिनांस कमीशन किस आर्टिकल से कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, कौन सा आर्टिकल है जो फिनांस कमीशन बनाने की हिदायत देता है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, लिख के जरूर बताना है। WTO ने स्लैश किया कि दुनिया का जो ग्लोबल ट्रेड फोरकास्ट है वो कम रहेगा, बहुत कम, 0.5% कर दिया है, पहले 1.8% था। क्यों? क्योंकि ये हमारे एक महानुभाव है डोनाल्ड ट्रम्प साहब, वो यूएस की टैरिफ फर्जी, जिस पे सुबह उठ के मन करता है उस पर टैरिफ लगा देते हैं। तो ऐसे माहौल में तो क्या ट्रेड होगा, तो इसलिए अभी 0.5% कर दिया है WTO ने इसको, पहले 1.8% था। हाँ, IMF ने क्या रिवाइज किया इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट, यानी कि इंडिया तो मस्त ग्रो करेगा, अपना थोड़ा सा बेटर ग्रो करेगा, अपना यूएस में हाल खराब है ना। तो स्ट्रॉन्ग माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दिख रहे हैं कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो बेटर रहेगा। ठीक है, ये IMF ने बोला है, RBI ने भी यही बोला है। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट खबर है, वेरी इंपॉर्टेंट। एनवीडिया कंपनी ने 5 ट्रिलियन वैल्यूएशन प्राप्त कर लिया है, पहली बार दुनिया में कोई कंपनी है जिसका वैल्यूएशन समझ लो हमारी जीडीपी के साइज से बड़ा वैल्यूएशन है इस कंपनी का, जस्ट इमेजिन। इंडिया की पूरी जीडीपी 5 ट्रिलियन नहीं पहुंची अभी, एंड दे हैव अचीव दिस। ठीक है, तो ये क्या बनाती है, ये चिप्स बनाती है, बेसिकली चिप मेकर है ये। तो इन्होंने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों को पीछे छोड़ दिया है ना। AI की दुनिया में बहुत डिमांड है, तो चिप्स की डिमांड एकदम से बढ़ी है, दुनिया बूम करी है, तो एनवीडिया चिप ही बनाती है। तो इसलिए इनका जो वैल्यूएशन है वो 5 ट्रिलियन पहुंच चुका है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि एनवीडिया का इस समय CEO कौन है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इतनी बड़ी कोई चीज खबर होती है तो उसका जो उसका ड्राइविंग फोर्स है, जो उसका मैन बिहाइंड द मशीन है, वो पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा जाता है ऐसी चीजें। तो कौन आदमी है जो इसको एनवीडिया कंपनी चलाता है, ठीक है, कौन हेड है एनवीडिया कंपनी का, आपको लिख के बताना है ये मुझे। अभी अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लोबल गैदरिंग, जिसमें कि दुनिया के इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेज और समिट्स डिस्कस किए जाते हैं, है ना, जिनका भारत पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज नेट प्रोडेक्स 2025। अब ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करो इसको, इंपॉर्टेंट है, 10वां एडिशन था इस बार। ये किसने किया है, इंडियन कोस्ट गार्ड की एक एक्सरसाइज है ना। कौन करता है, इंडियन कोस्ट गार्ड, नॉट इंडियन आर्मी, कोस्ट गार्ड कर रहा है ये। करते किस पे हैं, मरीन ऑयल स्पिल पे, है ना। तो वेरी थीमेटिक एक्सरसाइज, बिल्कुल अलग सा टॉपिक है ये, अलग सी बात पे है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। कौन सी है, इसका नाम है नेट प्रोडक्ट्स। और ये इंपॉर्टेंट और हो जाती है क्योंकि चेन्नई कोस्ट में हुई है इस बार हालांकि, लेकिन अभी केरला कोस्ट के पास एक शिप है जिसमें ऑयल स्पिल हुआ है, और वहाँ की मरीन इकोलॉजी पे काफ़ी डेंट पड़ा है इसका। तो गवर्नमेंट अभी और उस जो शिपिंग कंपनी है उसके बीच में डिस्प्यूट है, तो ये और इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट साइज इज एक्सरसाइज कोंकण 25। ये बहुत पुरानी एक्सरसाइज है, सालों से होती है, ये इंडिया यूके के बीच में होती है, नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, इस बार इंडिया की तरफ से INS विक्रांत शामिल हुआ और यूएस की तरफ से HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक है, और नॉर्वे और जापान, ये दो कंट्री है जिन्होंने अपने कैरियर्स के साथ, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ भी पार्टिसिपेट किया है ना। इंडिया नाइजीरिया के बीच में MOU साइन हुआ है, इंडिया का पहला IIT खुलेगा, सॉरी इंडिया का पहला IIT नहीं, पहला IIT खुलेगा नाइजीरिया में। क्लियर है, तो नाइजीरिया के बच्चे पढ़ पाएंगे, एक तरीके से एजुकेशनल कोलिब्रेशन होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज पावर ग्रिड और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के बीच में MOU साइन हुआ है, जिसमें से दो 400 किलोवाट के क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएंगी, है ना, जो नेपाल से इंडिया की तरफ ट्रांसमिशन लाइन आएंगी। और एक इसमें जाएंगी कहाँ पे, ये पहली है इनरुआ, इनरुआ से पूर्णिया, और दूसरी है लमकी से बरेली, लमकी से बरेली और इनरुआ से पूर्णिया, यहाँ से आएंगी। 400 किलोवाट की लाइनें हैं, ठीक है, इससे एनर्जी सप्लाई हो पाएगी इंडिया को। उसके बाद ग्रीन लेंस, जो इन्वायरमेंटल न्यूज़ होती हैं उनको देख लेते हैं। सो पहला न्यूज़ है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या है, इसको जो यूनेस्को का MAB यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है, उसके तहत 13वां रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। हमारे टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, आप लिख के बताना है मुझे। और इसके पहले MAB वाले जो रिकॉग्नाइज थे वो कितने थे, 12। तो अभी इसको रिकॉग्नाइज करने से हो जाएंगे कितने, 13। कुछ बिहार ने क्या किया है, दो नए वेटलैंड यानी कि रामसर वेटलैंड ऐड किए हैं अपने लिस्ट में, जिससे कि अभी टोटल टैली बन के कितनी हो गई, 93। और ये कौन कौन से हैं, एक है गोकुल जलाशय, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट इज उदयपुर झील, वेस्ट चंपारण में है ये। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। इंडिया का पहला डुगोंग रिजर्व बहुत पहले बनाया गया था, ये पाक बे यानी कि तमिलनाडु और जो श्रीलंका के बीच का जो एरिया है वहाँ पे पाक बे है, वहाँ बनाया गया था। इसको IUCN का रिकॉग्निशन मिला है। क्लियर है, ये डिगोंग को बचाने के लिए पानी का एक पैच है जिसको रिजर्व किया गया है, इसको IUCN का रिकॉग्निशन मिला है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कहाँ पे ये, इसकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, अब चीता कंजर्वेशन के लिए खुशखबरी है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। एक मुखी मुखी एक पहला चीता है जो कि इंडिया में पैदा हुआ और अपने एडल्टहुड को पहुंच गया। अभी तक कैसा हो रहा था कि इंडिया में जो बच्चे पैदा हो रहे थे और शावक बड़े होते होते कहीं ना कहीं से मर जा रहे थे कोई ना कोई रीजन से, तो ये मुखी है, जो पहला है जो अपने एडल्टहुड को पहुंच चुका है अभी। ठीक है, अभी इस पूरे मिशन के सर्वाइवल रेट 61% है, जो कि अच्छा है, अच्छा सर्वाइवल है, क्योंकि दुनिया में अभी तक कोई भी चीता इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम सफल नहीं हुआ है। तो अगर इंडिया में सफल होता है तो दैट विल बी मिरेकल। क्लियर है,
तो 61% मतलब कब जो बच्चे हैं उनका सर्वाइवल रेट है। 27 चीता हो चुके हैं अभी, शायद 20-21 लाए गए थे, बढ़ रहे हैं, इसका मतलब नंबर बढ़ रहे हैं, तो अच्छी खबर है ये। क्लियर है। इंडिया की जो रैंकिंग है 9th हो गई है ग्लोबली, किसमें, फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट एरिया में। और थर्ड है किसमें, फॉरेस्ट गेन में। मतलब गेन हम तेजी से कर रहे हैं, नंबर भले 9th है हमारा, क्योंकि अब इससे ज़्यादा 7वां दुनिया में अगर एरिया है तो फॉरेस्ट तो हमारे इतनी जनसंख्या है तो उतने नहीं हो पाएंगे। तो भले हमारा 9वां नंबर है लेकिन हमारा गेन अच्छा है। ये किस रिपोर्ट में बदलता है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिजर्व एस्टिमेट, ये रिपोर्ट रिपोर्ट आती है FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन निकालता है इसको। इनके एस्टिमेट्स आते हैं, उसमें पता चला है कि इंडिया अच्छी खासी तरीके से ग्रो कर रहा है ना। आयुशियन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक, इन्होंने बताया है कि 43%, 43% जो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो थ्रेट फेस कर रही हैं, किससे, क्लाइमेट चेंज से, इन्वेजिव स्पीसीज से, वाइल्ड लाइफ डिजीजेस से, है ना। 43% जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ऑलरेडी। ना फिलीपींस, फिलीपींस ने क्या किया है, ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है, जिसमें कि कोरल लार्वा को प्रिजर्व किया जाए किसमें, -196 डिग्री में। ठीक है, तो ये ब्लीचिंग थ्रेट को बचाने के लिए थोड़ा प्रयास किया गया है फिलीपींस की तरफ से। अब NHAI ने टारगेट किया है कि 100% जो म्यूनिसिपल वेस्ट का यूटिलाइजेशन है वो रोड कंस्ट्रक्शन में किया जाएगा। मतलब ये जो कूड़े के पहाड़ हैं ये 100% यूज हो जाएंगे, तो 2027 तक इनका बढ़िया यूज होगा, तो अभी कूड़े के पहाड़ कम लगेंगे, है ना। ऑलरेडी 80 लाख टन यूज किया जा चुका है ना, बड़ी बात है ये। तो इसमें एक पंथ दो काज हो जाएंगे, रोड भी बन जाएगी और जो कूड़े के ढेर हैं हर शहर के आसपास बड़े रहते हैं ये कम हो जाएंगे। नेक्स्ट काम किया कोल इंडिया और IIT मद्रास ने, इन्होंने क्या किया, कोलेबोरेशन किया है किसमें, सस्टेनेबल एनर्जी वगैरह चीज वाली चीज़ों में, लो कार्बन टेक्नोलॉजी पे। तो आपको नाम याद रखना है, IIT मद्रास एंड कोल इंडिया। क्लियर है। नेक्स्ट न्यूज आएगी टेक फ्रंटियर और डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है। पहला क्या है, NHAI ने डिप्लॉय किया है AI ड्रिवन 3D लेजर नेटवर्क सर्वे व्हीकल। क्या है ये, AI ड्रिवन है, ये 3D लेजर नेटवर्क सर्वे व्हीकल है। क्लियर है। 23 स्टेट में काम करेगा, ये जगह जगह पे जाके हाईवे मेंटेनेंस और डिफेक्ट वगैरह चेक करेगा, है ना। NHAI का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट, ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम, ये किसने, सेडेस्को, सेडेस्को ने बनाया है, जो कि हमारा ड्रग क्वालिटी का कंट्रोलर है। तो ये क्या होगा, इसमें रियल टाइम ट्रैकिंग होगा किसका, फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट्स का। अब AI पावर्ड मैपल नेविगेशन ऐप बनाया है किसने, मैप्स ऑन इंडिया, इंडिया की जो एजेंसी है मैप माई इंडिया, उसने बनाया है। क्या नाम है इसका, मैपल, मैपल नाम है इसका। ये AI पावर्ड है और ऑलरेडी काफ़ी सारे डाउनलोड्स हो चुके हैं इसके, ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एप्पल के दोनों जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो चेक कर सकते हो आप लोग। इंडिया ने डेवलप किया क्या, पहला इंडिजिनस एंटीबायोटिक, इसका नाम क्या है, नेफ्रोमाइसिन। ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो होता है उसके उससे लड़ने के लिए बनाया गया है, इसका नाम है नेफ्रोमाइसिन, पहला इंडिजिनस एंटीबायोटिक है ना, इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, इंडिया ने सक्सेस अचीव करी है किसमें, इंडिजिनस जीन थेरेपी में, किसके लिए, हेमोफोलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इस तरह की बीमारी है जो, तो इसके लिए इंडिजिनस जो जीन थेरेपी है वो, मतलब उससे कुछ सफलता मिली है, वो इंडिया में मिली है, तो इंपॉर्टेंट है। DRDO एंड सेकी, सेकी यानी कि सोलर पावर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो वो है, उसने क्या किया है, डेवलप किया है क्या, 300 मेगावाट सोलर कैपेसिटी, जो DRDO के स्टेब्लिशमेंट है उनके आसपास 300 मेगावाट जो सोलर कैपेसिटी वो डेवलप की जाएगी 2027 तक, ताकि DRDO के जो कैंपसेस है वो मोस्टली सोलर पैनल, सोलर एनर्जी पे चल सकें। अब इंपॉर्टेंट है अस्त्र हिंद 24, यानी कि नाम समझ में आ गया होगा, अस्त्र या AUS, तो आप ऑस्ट्रेलिया समझ लो इससे, हिंद, हिंद मतलब इंडिया, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की क्या है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। इस बार हुई कहाँ, पर्थ में, और इस बार अर्बन वॉरफेयर पे फोकस था इसका, कहाँ पे, अर्बन, और ये है कौन सी, चौथी, पर्थ में हुई है इस बार। ठीक है। इंडिया साउथ कोरिया, ये फर्स्ट ट्वेल बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज जो हुई थी कहाँ, बुसान में, इंडिया की तरफ से कौन गया, INS सह्याद्री, इंडिया की तरफ से INS सह्याद्री गया इसमें, बुसान में हुई है। समुद्र शक्ति, ये तो ऑलरेडी फेमस है, इंडिया इंडोनेशिया के बीच में होती है, बहुत सालों से होती आई है, इस बार ये विशाखापट्टनम में हुई। क्लियर है। इंडिया पुशेस फॉर टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी, इंपॉर्टेंट है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड एक बनाया गया है जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए लग किए जाएंगे, ताकि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमको आत्मनिर्भरता मिल सके, है ना। अब एक नई बात है, ऊबर और एनवीडिया इन्होंने पार्टनरशिप करी है, किसके लिए, इन्होंने पार्टनरशिप करी है, 1 लाख जो ऑटोनोमस लेवल 4 रोबोटिक्स होंगे ये 2024 तक बनाएंगे, और इसका नाम क्या होगा, एनवीडिया ड्राइव AGX हाइपरियन 10। ये आपस में दोनों कंपनियों ने बात करी है और इन्होंने अपने हिसाब से कुछ नया बनाने का प्लान किया है। ये रोबो टैक्सीज होंगी बेसिकली, जो स्वचालित चलेंगी 2027 तक। क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है हॉल ऑफ फेम, यानी कि जिसमें अवार्ड एंड ऑनर्स इनकी बात होगी। तो पहला है बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2025, ये किसको मिला है, DRDO को। ठीक है, किसके लिए, लीडरशिप इन इंडिजिनस स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी और जो हमारा सेल्फ रिलायंस पे काम कर रहा है DRDO, इसके लिए मिला है क्या, बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2025। आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड 2025 किसको मिला है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को।
ठीक है, एजुकेशन और फिलोसफी के क्षेत्र में दिया गया ये। अब ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 किसको मिला है? आंध्र प्रदेश का टूरिज्म डेवलपमेंट जो है उसको मिला है क्या, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025। ठीक है। देन ISSA अवार्ड, ये क्या होता है? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका ने अवार्ड दिया है किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। किसके लिए? क्योंकि इंडिया ने सोशल जो सिक्योरिटी कवरेज है वो 19% से 64% बढ़ा दी है ना। सोशल सिक्योरिटी जो कवरेज है वो इंडिया की अभी काफ़ी बढ़ गई है। तो उसके लिए ISSA अवार्ड 2025 मिला इंडिया को। ठीक है। फिर तानसा अवार्ड 2025 इस बार मिले हैं किसको? प्रोफेसर आर्थर जेम्स, ये कहाँ है? भराथीदासन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे काम करते हैं, इनको मिला है मरीन रिसर्च वगैरह पे। तानसा, तानसा का मतलब है तमिलनाडु साइंटिस्ट, ये एक तरीके का अवार्ड है, तमिलनाडु साइंटिस्ट, मतलब तमिलनाडु के ऑर्गेनाइजेशंस पे अगर काम करके आपने ये कुछ रिसर्च करोगे तो आपको मिलेगा ये। क्लियर है। फिर दलजीत दोसांझ, ये बड़ी खबर है इंडिया के लिए, इनको नॉमिनेट किया गया है किसके लिए? इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के लिए। ध्यान रखना, एमी अवार्ड है, ग्रैमी नहीं है, ध्यान रखना, ये एमी अवार्ड है। दलजीत दोसांझ को नॉमिनेट किया गया इसके लिए। क्लियर है। अब जो अगला सेगमेंट है, अगला सेगमेंट इज स्पोर्ट्स एरिना, यानी कि जो खेल से जुड़ी खबरें हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले तो इंडिया ने जीत लिया है नवा एशिया कप टाइटल, पाकिस्तान को हरा दिया 5 विकेट से, दुबई में जीत लिया। और इसमें मैन ऑफ द मैच कौन थे? तिलक वर्मा। फाइनल मैच में तिलक वर्मा मैन ऑफ द मैच थे। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर का खिताब दिया गया कुलदीप वर्मा को। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में थे कौन? अभिषेक शर्मा, है ना, जिन्होंने अपने बल्ले से धूम ही मचा दी एकदम। ठीक है। अभिनव बिंद्रा, इनको अपॉइंट किया गया है क्या? टॉर्च बीरर, किसके लिए? जो 2026 के विंटर ओलंपिक्स हैं जो इटली में होने वाले हैं उनके लिए टॉर्च बीरर बनाया गया है किसको? अभिनव बिंद्रा को। नीरज चोपड़ा को ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया, कहाँ? टेरिटोरियल आर्मी में और ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट सेगमेंट इज गवर्नेंस डेस्क, यानी कि जहाँ पे स्कीम्स, प्रोजेक्ट, पोर्टल्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव पे बात करते हैं हम लोग। तो पहला क्या है? रबी की जो MSP है 26-27 टाइम के लिए रिवाइज कर दी गई है। ठीक है। अभी तक का हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है लगभग 600 रुपए पर क्विंटल। किसके लिए है ये? सनफ्लावर के लिए। इस तरह काफी बड़ा इंक्रीज हुआ है, राबी की MSP डिक्लेयर हुई है। देन इंडिया पोस्ट जो रिज्यूम किया है क्या? US पोस्टल सर्विस, मतलब US तक पोस्टल जाएगा, इंडिया पोस्ट कब करेगा अभी। और ये डिलीवरी ड्यूटी पेड मॉडल पे होगा, है ना, पहले ही पेमेंट ले लेगा आपसे। यूपी मिनी ग्रिड पॉलिसी 2026, ये प्रमोट करेगी क्या? ये प्रमोट करेगी डिसेंट्रलाइज क्लीन एनर्जी, यूपी की पॉलिसी है, यूपी मिनी ग्रिड पॉलिसी, है ना। ये फॉसिल फ्यूल वगैरह पे डिपेंडेंस कम करेगी, प्राइवेट प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाएगी। फिर यूपी की एक और पॉलिसी, यूपी बायोमास एनर्जी पॉलिसी 2025 2015 में आई थी। ये क्या करती है? इनकरेज करती है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन वगैरह को। ठीक है। फिर एक 2009 में एक पॉलिसी आई थी यूपी की, यूपी स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉलिसी। क्लियर है। ये 25 मेगावाट से जो छोटे जल विद्युत हैं उनको करने के लिए बनाई गई है ना। अभी थोड़ा न्यूज में थी इसलिए मैं डाल दी यहाँ पे। तो यूपी की न्यू सोलर पॉलिसी 2017 में आई थी, जिसमें से 10,700 मेगावाट जो सोलर कैपेसिटी है वो बनाने पे फोकस था। ठीक है। तो NCB एंड RRU इन्होंने क्या किया है? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU है, और NCB सब लोग जानते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो इन्होंने क्या किया है? आपस में साठगांठ कर लिए, और ये क्या करेंगे? साइबर इनेबल्ड नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग पे रोक लगाएंगे। ठीक है। सो अभी अगला सेगमेंट है, दैट इज कॉल्ड कैलेंडर वॉच। क्या बोलते हैं? कैलेंडर वॉच। तो इस कैलेंडर वॉच पे हम लोग क्या देखते हैं? इंपॉर्टेंट डेज क्या रहे, ऑब्जर्वेंसेस क्या रहे, और उनकी थीम्स क्या रही। ठीक है। तो पहला क्या है? महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर को बर्थडे होता है, सबको पता है ये। तो 156वीं बर्थ एनिवर्सरी थी उनकी, है ना। देन दूसरे भारत माता के लाल लाल बहादुर शास्त्री, इनका 121वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। सेम डे होता है दोनों लोगों का बर्थडे, दो महान लोगों का जन्म दिवस एक ही दिन है ना। फिर अगला है वर्ल्ड एनिमल डे। वर्ल्ड एनिमल डे, इसकी भी थीम क्या थी? थीम थी सेव एनिमल एंड सेव द प्लेनेट। ये होता है कब है? 4 अक्टूबर। ठीक है। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर। इसके बाद इंडियन एयर फोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। इस बार का थीम था क्या? मॉडर्नाइजेशन, ऑपरेशनल रेडीनेस एंड फेल्योर एंड फ्यूचर कैपेसिटी, फ्यूचर कैपेबिलिटी। ये थीम थी इस बार एयरफोर्स डे की, जो 8 अक्टूबर को बनाया गया। फिर वर्ल्ड पोस्टल डे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है ये, और इस बार की थीम थी #पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विसेज, ग्लोबल रीच, है ना। देन नेशनल पोस्ट डे कब होता है? 10 अक्टूबर को, मतलब वर्ल्ड पोस्ट डे होता है 9 अक्टूबर को, और नेशनल पोस्ट डे होता है 10 अक्टूबर को। देन नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड, ये कब हुआ? 11 अक्टूबर को मनाया गया, और इस बार की थीम थी द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंटियर लाइंस ऑफ क्राइसिस, ये इस बार की थीम थी। वर्ल्ड स्टूडेंट डे, ये हुआ 15 अक्टूबर को, इस बार की थीम थी इंपावरिंग स्टूडेंट्स एज एजेंट ऑफ इनोवेशन एंड चेंज, है ना। देन वर्ल्ड फूड डे होता है 16 अक्टूबर को, इस बार की थीम थी हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर, इस बार की ये थीम थी। वर्ल्ड स्टेट्स डे, ये होता है 20 अक्टूबर को, इस बार की थीम थी ड्राइविंग चेंज विद क्वालिटी स्टेटिक्स एंड डाटा फॉर एनीवन। क्लियर है।
देन यूनाइटेड नेशन डेज कब हुआ? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन बनाया गया था। वर्ल्ड पोलियो डे अगेन 24 अक्टूबर को। इस बार का थीम था इंड पोलियो, इन एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर, है ना। नेशन यूनिटी डे ये कब होता है? पटेल साहब के बर्थडे पे 31 अक्टूबर को। क्लियर है। एक 150वां बर्थडे था उनका, इसमें पोस्टर स्टैम्प वगैरह जारी किया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस। तो यूपीएससी का सेंटेनरी साल है, 2025 में यूपीएससी बनाई गई थी, सॉरी 1925 में बनाई गई थी, 2025 चल रही, 100 साल हो चुके हैं। तो साल भर इसके कार्यक्रम होते रहेंगे जगह जगह पे। क्लियर है। अगला सेगमेंट आएगा, क्या है? कल्चरल कैनवस, यहाँ की जो कि फेस्टिवल्स और सोशल जो कल्चरल चेंजेस हैं उन पे बात करी जाती है। तो पहले क्या है? बथुकम्मा फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना, इसने 2 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला क्या है? ये दुनिया की लार्जेस्ट फ्लोरल अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पे, और ये लार्जेस्ट सिंक्रोनाइज फीमेल डांस हुआ, मतलब सब मोस्ट महिलाएं मिलके सिंक्रोनाइज डांस किया। ये दुनिया का हाईएस्ट है, और सबसे बड़ा फ्लोरल अरेंजमेंट किया गया था, तो इस मामले में भी हाईएस्ट है ये। ठीक है। और ये होता कहाँ? तेलंगाना में होता है। एक तरीके से ट्राइबल फेस्टिवल है ये, ध्यान रखना है अपन को। सेक्रेड थिएटर्स ऑफ इंडिया यानी कि कुडियट्टम, मुदियट्टू, रमन एंड रामलीला, इन 4 को क्या बनाया गया है? यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है। और इनको सपोर्ट किससे मिलता है? संगीत नाटक अकेडमी से। ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि ये कुदियट्टम, मुदियट्टू, रमन और रामलीला कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, है ना। गुरुचरण जोरे साहिब यात्रा, ये यात्रा है, ये जगह जगह सिटी से जाएगी और फिर कहाँ पहुंचेगी? तख्त पटना साहिब। पटना जो सिटी है, यहाँ पे सिखों का एक तख्त है ना। जो गुरु गोविंद सिंह थे वो आखिरी समय पटना में रहे थे, तो वहाँ तख्त है, तो वहाँ तक पहुंचेगी। तो इसका नाम क्या है? गुरुचरण जोड़े साहिब यात्रा। कैलिफोर्निया ने क्या किया? दिवाली को एज एन ऑफिशियल स्टेट हॉलिडे डिक्लेयर किया, है ना। कैलिफोर्निया तीसरा स्टेट है यूएस का ये करने वाला। ओके। सिद्धि ट्राइब ये इंडो अफ्रीकन ओरिजिन की ट्राइब है। इन्होंने 72% लिटरेसी अचीव कर ली है। क्लियर है। तो ये काफ़ी प्रेज मिला इनको इसके लिए कि इन्होंने काफ़ी पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दिया है, और गवर्नमेंट का भी अच्छा रोल है इस पे, है ना। अब नेक्स्ट सेगमेंट इज पीपल एंड पर्सनालिटीज, जिसमें कि ब्रांड एम्बेसडर, पर्सन न्यूज, ओबिचुरीज एंड अदर चीजें पढ़ते हैं हम लोग। तो पहला क्या है? प्रेसिडेंट जो हमारी इस समय है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, ये पहली इंडियन प्रेसिडेंट बन गई है जिन्होंने रफेल उड़ाया, है ना। रफेल ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, जिसमें से एक पायलट बैठता है, एक महामहिम बैठी, और फिर उसको उड़ाया गया। तो ये रफेल उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और अदर अदर फाइटर प्लेन्स अदर अदर राष्ट्रपति उड़ा चुके हैं, है ना। राष्ट्रपति क्या होता है? सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस। ठीक है। तो पलाऊ के जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने कंडक्ट करी क्या? दुनिया की पहली अंडर वाटर लाइव फाई पावर्ड इंटरव्यू। लाइव फाई क्या? लाइट फिडेलिटी, है ना। लाइट से चलता है, जैसे वायरलेस फिडेलिटी वायर से, तो ये इस तरह की चीज़ है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि पलाऊ के प्रेसिडेंट है, इनका पहला इंटरव्यू लिया गया, ये अंडर वाटर हुआ है ना। तो अब देखना, ध्यान रखना है। संजू सैमसन इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर, किसके लिए? इंग्लिश प्रीमियर लीग के लिए। इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है इंडिया में, उसके लिए संजू सैमसन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देन शुभांशु शुक्ला, ये जो अभी स्पेस गए थे एक्सियोम 4 में, तो ये एम्बेसडर बनाए गए हैं किसके? एम्बेसडर ऑफ बिल्ड थॉन 2025, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कार्यक्रम है, बिल्ड थॉन। तो इसके एम्बेसडर बनाए गए शुभांशु शुक्ला। अब ओबिचुरीज पे आते हैं। पहले तो बड़े बढ़िया एक्टर रहे गोवर्धन असरानी जी, इनका देहांत हो गया, है ना। 300 से ज़्यादा फिल्में करी इन्होंने। 16 फिल्में, जो ब्रिटिश इरा के जेलर, वो उस रोल है, वो तो कह रहा, बहुत सारे रोल है इनके, हमारी हो गए। पंकज धीर साहब हैं, बहुत वेटरन एक्टर थे। ये कर्ण का रोल इन्होंने निभाया था वी आर चोपड़ा की जो पुरानी महाभारत थी, है ना। इनकी भी डेथ हो गई अभी। सतीश शाह अगेन वेरी गुड एक्टर, बॉलीवुड एक्टर। और ये साराबाई वर्सेस साराबाई के लिए फेमस है ना। इंद्रवन साराबाई नाम था इनका उस कार्यक्रम में। देन डॉक्टर जी जी पारिक, ये गांधीयन सोशलिस्ट थे, ये फ्रीडम फाइटर थे, क्विट इंडिया मूवमेंट पे लड़े थे, है ना। अभी इनकी 100 साल की समय मृत्यु हुई है ना। ऐसे लोगों की मृत्यु से देश गरीब हो जाता है। पंडित चुन्नूलाल मिश्रा, ये क्लासिकल सिंगर थे, है ना, वाराणसी से थे, इंपॉर्टेंट है। ख्याल और ठुमरी इनके लिए फेमस थे। इनको पद्म भूषण तक दिया गया था। इनकी 89 साल की उम्र में डेथ हुई है, तो ये भी बड़ा लॉस है। देन वरिंदर सिंह गुमान, ये एक्टर और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे, मिस्टर इंडिया भी रहे 2009 में। इनकी 41 साल की उम्र में डेथ हो गई, है ना। तो और देख लेंगे। फिर डाइन केटॉन, ये ऑस्कर विनिंग हॉलीवुड एक्टर्स हैं। एनी हाल जो फिल्म थी द गॉड फादर, इन बड़ी बड़ी महान फिल्मों में इन्होंने एक्टिंग करी है। क्या नाम है इनका? डाइन केटॉन। तो इनका अभी डेथ हो गया। देन रवि सीताराम नायक, ये कौन थे? चीफ मिनिस्टर थे किसके? गोवा के, पहले इसके पहले रहे हैं फॉर्मर। इनका देहांत हो गया। तो ये क्या थे? पॉलिटिशियन थे, रवि सीताराम नाइक। अब अगले सेगमेंट पे बढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस करते हैं किताबें, यानी कि जो महान अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो पहली किताब है रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2। ये लिखी किसने? शेपिंग फ्यूचर इंडिया फ्यूचर फोर्स, ये लिखी किसने? जनरल अनिल चौहान ने लिखी, सीडीएस जो रहे हमारे। और इसको लॉन्च किया किसने? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है।
ठीक है, नाम याद रख लो, रेडी रेलेवेंस एंड रिसर्जेंट टू, शेपिंग द फ्यूचर रेडी फोर्स। देन मोदीज मिशन, और ये किसने की है, बिरजस देसाई ने लिखी है इसको, और ये महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसको लॉन्च किया। क्लियर है। दे विल शूट यू मैडम, इंपॉर्टेंट है, एक जर्नलिस्ट है, इनका नाम क्या है, हरिंदर बावेजा। इन्होंने अपनी मेमोरी लिखी है। इन्होंने 40 साल कॉन्फ्लिक्ट रीजन को कवर किया है ना। इनको हर बार इनका जो बॉडी गार्ड वगैरह हो गए वो बोलते होंगे कि दे विल शूट यू मैडम, तो वही इन्होंने नाम दे दिया है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है हरिंदर बावेजा। तो महात्मा गांधी एंड द इन्वायरमेंट, एनालाइजिंग गांधीयन इन्वायरमेंटल थॉट, ये लिखी किसने, टी एन खोशो ने लिखी है ना। तो गांधी के नजरिए से इन्वायरमेंट को देखने का एक प्रयास किया है किसने, टी एन खोशो ने। आगे देखेंगे, सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मीट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी बाय लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, रिटायर्ड है हो चुके हैं ये। तो इन्होंने लिखी है। क्लियर है। ये सिविल और डिफेंस सेक्टर को कैसे नेशनल सिक्योरिटी इनोवेशन में इंटीग्रेट किया जाए उसके लिए है। देन अगली नेक्स्ट किताब है, इंपॉर्टेंट है, शिवम शुभम। ये बायोग्राफी है किसकी, कपल की बायोग्राफी, आप कपल नाम है। और ये किसकी बायोग्राफी है, बायोग्राफी है एम एस शुभलक्ष्मी और टी सदाशिवम, है ना, भारत रत्न मिला हुआ है इनको। ठीक है। ये इनके जो कंट्रीब्यूशन क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल जो हेरिटेज है उसको जो सेलिब्रेट करती है। और ये इसको पब्लिश किया करंट बुक्स ने, मलयालम की बुक ये है। देन आई एम जॉर्जिया, माई रूट माई प्रिंसिपल, ये कौन है, जॉर्जिया मेलोनी, कहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, इटली की, इटली के प्राइम मिनिस्टर है। और इनकी जो किताब है जो इंडिया में आएगी उसका जो फॉरवर्ड है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लिखा है ना। मोदी जी की काफ़ी अच्छी बनती है इनसे। मेरे को कहना कम है, आपको समझना ज़्यादा है। ठीक है। लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी लिखी किसने, किरण देसाई ने। द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड, ये लिखी डॉक्टर शिवनंदन, ये आईपीएस है, रिटायर्ड आईपीएस है। क्लियर है। अब नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है स्कोर बोर्ड्स ऑफ द नेशन, जहाँ पे इंडिया की रैंकिंग और ग्लोबल रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, तो इंडिया लीड्स इन ग्लोबल डेयरी प्रोडक्शन, ये काफी दिन से लीड कर रहा है। लगभग 25% दुनिया का जो दूध है वो इंडिया से आता है ना। और हमारी जो सप्लाई है वो 63% बढ़ गई है लास्ट 10 सालों में, क्योंकि राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया जा रहा है और व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 चल रहा है ना। तो इससे हमारी जो ग्रोथ है वो 10 साल में 63% बढ़ गई है। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है बढ़ के। क्यों, ये 11 महीने के हाईएस्ट पे है, क्योंकि यूएस के टैरिफ वैरिफ जो लगा रखे हैं वो हम पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है ना। इंडिया इज नॉट एबल टू डील दिस टैरिफ्स। तो काफ़ी बड़ा हो गया है, $32 बिलियन का अभी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट हो चुका है। इंडियाज नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ चुका है 6.33% से, अभी 11.89 लाख करोड़ हो चुका है अक्टूबर 12 तक। आपको नंबर नहीं याद रखना, बस बढ़ा है, ध्यान रख लो। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो कम हो गई है, 1.54% है ना। ये मतलब 8 सालों में, पिछले 8 सालों में सबसे कम है। तो इंडिया का जो जीएसटी कलेक्शन है अगेन बढ़ रहा है, 1.89 लाख करोड़ हुआ है सितंबर 2025 में। ये लगभग 9% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होता जा रहा है ना। और जो जीएसटी 2.0 के जो रिफॉर्म अभी किए गए थे रिसेंटली, जो गाड़ियों वाड़ियों पे और काफ़ी चीज़ों पे, तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट दिख रहा है इसमें। क्लियर है। तो इंडिया की नेट एफडीआई जो है वो 150 कम हो चुकी है। ये 159% थी इसमें जो अगस्त में। क्यों हुई है, क्योंकि हाइयर आउटफ्लो हो रहा है, मतलब पैसा बाहर जा रहा है पर पैसा अंदर नहीं आ रहा है, पैसा अंदर नहीं आ रहा है, पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है। तो पिछले साल से तो ज़्यादा है लेकिन फिर भी मतलब ग्रोथ कम है इसकी। अब डेलॉइट ने जीडीपी फोरकास्ट किया है, जो इंडिया का जीडीपी 6.7 टू 6.9% के हिसाब से बढ़ेगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। ठीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है, पॉलिसी रिफॉर्म वगैरह हो रहे हैं और लो इन्फ्लेशन रहती है हमारी। ठीक है। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के जीडीपी फोरकास्ट को रिवाइज किया है, 6.5% बोला इन्होंने हिसाब अपने हिसाब से, और थोड़ा कम कर दिया इन्होंने इनके, क्योंकि इनको लगता है कि यूएस के जो टैरिफ का प्रेशर है इंडिया पे वो बड़ा हो रहा है तो इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। अब एप्पल एप्पल जो दुनिया की तीसरी कंपनी बन चुकी है एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट के बाद, जिसने 4 करोड़ मार्केट कैप क्रॉस कर लिया है ना। अभी तक मार्केट लीडर एप्पल रहता था, पर पिछले कुछ दिनों में से जब से एआई और चिप का रोल आया है तो एनवीडिया ने तो एकदम आसमान छू लिया है। और माइक्रोसॉफ्ट को भी अच्छा खासा बूस्ट मिला है, क्योंकि जो क्या बोलते हैं, ओपन एआई जो चैट जीपीटी है वो इनका ही, समझो इनका ही पैसा लगा उसमें। नेक्स्ट सेगमेंट इज क्यूरोसिटी कैप्सूल, जिसमें मिसलेनियस चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, है ना। तो मिसलेनियस चीज़ों में पहला क्या है, साइक्लोन शक्ति। ये कहाँ पे आया, ये नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी पे आया, जो कि श्रीलंका ने नेम किया था, है। तो अगला देखते हैं, जुबीन गर्ग आइलैंड। जुबीन गर्ग आइलैंड बनाया गया, सिंगापुर ने रीनेम किया, सिंगापुर ने रीनेम किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अशमीर सिंगर, बहुत महान सिंगर थे असम के, जुबीन गर्ग, जुबीन दा बोलते थे इनको। तो इनकी डेथ हो गई वहाँ पे, तो डेथ पे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन भी उठाए हैं। तो सिंगापुर ने एज ए रिस्पेक्ट गेस्चर एक आइलैंड का नाम दिया है जुबीन गर्ग आइलैंड, है। तो नवी मुंबई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको नेम किया जाएगा किसके नाम पे, लोक नेते दिनकर बालू, है ना। तो डीबी पाटिल,
लोक नेता दिनकर बालू पाटिल यानी कि डीबी पाटिल, इनके नाम पे इसका नाम रखा जाएगा। क्लियर है। मैत्री टू, ये न्यू रिसर्च स्टेशन है जो ईस्ट अंटार्कटिका पे बनाया जाएगा। ठीक है, मैत्री ऑलरेडी काम कर रहा है, मैत्री टू हो गया, तो इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है, ये 2029 से चालू हो जाएगा, है ना। देन फेलियान, ये वर्ल्ड का दुनिया का फर्स्ट 3D विंड मैपिंग सैटेलाइट का इंस्टॉलेशन है। ये हांगकांग बेस्ड जो स्टेलस टेक्नोलॉजी है उसने लॉन्च किया है। ठीक है। इंडिया है जो दुनिया का पहला देश बना है जो नॉन नेटो देश है, जिसने पार्टिसिपेट किया है ओशियन, जो एक्सरसाइज थी ओशियन स्काई, स्पेन में हुई। ये इंडिया पहला नॉन नाटो देश है, मतलब नाटो देश लोग करते हैं मोस्टली, पर ये इंडिया को बुलाया गया है इसमें। अब इसरो ने लॉन्च किया है क्या, मिशन दृष्टि, ये दुनिया का वर्ल्ड का पहला फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट लॉन्च करेगी 2026 तक। और ये डेवलप कौन करेगा, गैलेक्स आई, ये बेंगलोर का स्टार्टअप है, क्या नाम है, गैलेक्स आई, है ना। तो इसका क्या नाम है, मिशन दृष्टि, इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो ने अगेन एक चीज लॉन्च की है, GSAT-7R, ये इंडिया का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि अभी पहुंचाया गया, जो नेवी यूज करेगी। क्लियर है। इसका यूज किया किस इंजन से गया है, इसका नाम है LM-3M5, इसका नॉर्मल नाम है इस रॉकेट का, इंडिया में कॉमन नेम है बाहुबली, बाहुबली रॉकेट। ठीक है। तो कौन, क्या नाम है, GSAT-7R, नेवी का सैटेलाइट एक तरीके से। AR रहमान और गूगल क्लाउड सर्विसेज ने एक सेक्रेट माउंटेन क्रिएट किया है, AI पावर्ड म्यूजिक अवतार है ये बेसिकली, जिसका नाम है क्या है, सीक्रेट माउंटेन। क्लियर है। इसमें कौन है, AR रहमान और गूगल क्लाउड। IBM एंड एंथ्रोपिक जो कि पार्टनरशिप हुई है, IBM जो कि कंपनी है और एंथ्रोपिक आप जानते हो AI कंपनी है ये इंटीग्रेट करेंगे क्लाउडे LLM, क्लाउड का जो मॉडल है जो कि एंथ्रोपिक कंपनी का है। तो ये मॉडल है, इनके टूल्स वगैरह पे करे जाएगा। तो बेसिकली IBM जो कि बड़ी कंपनी है, तो IBM और एंथ्रोपी का आपस में बातचीत हुई है। देन गूगल और ओपन AI बिल्डर लॉन्च किया गया इंडिया में, कि इसमें कोई कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो कोड प्लेटफॉर्म है जिसमें कि एप्स बना सकते हो आप नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट से, मतलब आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलोगे, आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है, फिर भी आप बना सकते हो। इसका नाम क्या है, गूगल ओपन AI बिल्डर, है ना। ठीक है। सो यहाँ से अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर लाइक करके बताना कि अच्छा लगा है, तो हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। और अगर आपको चैनल पे हेल्प कर रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद।